अध्याय 137 जीवित प्राणियों का टॉवर। तीनों महिलाएं तांगसान के तथाकथित गुप्त हथियारों को देखने वाली पहली महिलाओं में से थी। तांगसान की शुरुआती शेखी भगाड़ने के बाद उन्हें सचमुच यकीन हो गया था कि उसके गुप्त हथियार अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वे सिर्फ रद्दी धातु के टुकड़े थे। फिर भी तांगसान दिन रात अपने अनमोल गुप्त हथियारों से चिपका रहता था और 10,000 साल बाद एक पुनर्जागरण भी लाना चाहता था। वो तो बस एक साधारण पापी था। छोटा बदमाश तो बस मनोरंजन है। क्या उसके अपने गुप्त हथियार सूर्यचंद्र साम्राज्य के आत्मिक औजारों से चूर चूर नहीं हो गए? मुझे लगता है कि अंत में वो जिस चीज का बखान कर पाएगा वो है गुआनियन का वो आंसू जिसने कभी एक देवदूत के हृदय को छेद दिया था। कियान रेंगशु। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो फिर से मेरे बारे में बात कर रहा है? अंधेरे में एक आवाज ने उसे बताया, आश्वस्त रहो, वो तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। कियान रेंगशु। ये बहुत शर्मनाक है। मैंने तो 10,000 साल तक खुद को बदनाम कर दिया है। मैं किसी का सामना नहीं कर सकता। आत्मिक उपकरण विकास के लिए वाकई एक अच्छी दिशा है, लेकिन सिर्फ मेरी ताकत से ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। डोलुआ महाद्वीप को अपनी तकनीक जल्द से जल्द विकसित करने की जरूरत है। इससे पहले उसे डोलुआ महाद्वीप पर बिखरी हुई विभिन्न शक्तियों को एकीकृत करना होगा, अन्यथा अंत में ये ढीली रेत का एक ढेर बन जाएगा जो आसानी से बिखर जाएगा। जब मैं सोचता हूँ कि 10,000 साल बाद गुआन यिन के आंसू द्वारा देवदूत देवता को भेदने की कथा अभी भी महाद्वीप पर प्रचलित होगी तो मैं जोर से हंसे बिना नहीं रह सकता। कियान रेंगशिव, तुम्हारी हंसी बहरा कर देने वाली है, ये मुझे परेशान कर रही है। हालांकि मुझे डूलू और महाद्वीप पर आत्मिक जानवरों की शक्ति की अधिक चिंता है। आत्मिक जानवरों की संयुक्त शक्ति निश्चित रूप से मनुष्यों की शक्ति से कमजोर नहीं है, और ये तो कहना ही क्या कि स्टारडू महावन में अभी भी एक दीतियान और आत्मिक जानवरों का सहस्वामी सिल्वर ड्रैगन राजा सो रहे हैं। श्याओवो। चीची। तारा झील के किनारे साधना कर रहे श्याओवो ने अवचेतन रूप से तारा झील में झांका। इसी समय आकाश नीला बैल अजगर सतह पर आ गया। बहन श्याओवो, क्या हुआ? श्याओवो ने फुसफुसाते हुए कहा, दामिंग, क्या तुम्हें लगता है कि तारा झील के सबसे गहरे हिस्से में कोई भयानक अस्तित्व है? ये सुनकर आकाश नीला बैल अजगर और टाइटन विशालकाय वानर दोनों के भाव थोड़े बदल गए और उनके चेहरे कुछ गंभीर हो गए। बहन श्याओवो, तुम्हें कैसे पता चला? आकाश नीला बैल अजगर ने गंभीर आवाज में कहा, मुझे लग रहा है कि ताराडू महावन में हमसे कहीं ज्यादा भयानक अस्तित्व छिपे हैं, लेकिन ऐसे अस्तित्व हमारी पहुंच से बाहर है, इसलिए ज्यादा कुछ ना पूछना ही बेहतर है। आत्मिक जंतुओं का सहस्वामी सचमुच मौजूद है? श्याओवू थोड़ा चौंक गया। ये नाम समझना आसान था। आत्मा जंतुओं का साझा स्वामी। मनुष्य और आत्मा जंतुओं के बीच का रिश्ता लगातार तनावपूर्ण होता जा रहा है। मुझे डर है कि अंत में ये पूरी तरह से फट जाएगा। उस समय शायद बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं होगी। आत्मा जंतुओं का सामूहिक प्रतिरोध ही मानवता को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त होगा। उस समय आत्मा जंतुओं को आत्मा रिंग भी नहीं मिल पाएंगी और उन्हें अपना शरीर भी बेचना पड़ सकता है। ये सचमुच दुखाद है। शायद इस समस्या का समाधान अभी से शुरू करना होगा। हालांकि मनुष्यों को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए आत्मा रिंगों की जरूरत होती है, जो वास्तव में एक अपरिवर्तनीय नियम है। 10,000 साल बाद हुओ यूहाओ द्वारा स्थापित आत्मस्थानांतरण शिवालय एक अच्छा विचार है, लेकिन अब आत्मस्थानांतरण शिवालय बनाना कितना मुश्किल है। अफसोस, हालांकि ये मुश्किल है, फिर भी एक मौका तो मिल ही जाएगा। मैं डूलुआ महाद्वीप के विकास के लिए बहुत चिंतित हूँ। इन बातों की मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे किसने बताया कि मुझे दुनिया की परवाह है? मेरे जैसे उत्कृष्ट लोग कभी भी गहन होने का दिखावा नहीं करते। छोड़ो, अभी जो हल करना जरूरी है वो शायद कियान डाओलियो की समस्या होनी चाहिए। कियान रेंगशियो को देवदूत देवता की विरासत में मिलने वाली है। अगर हम चाहते हैं कि कियान डाओलियो जिंदा रहे तो हमें तथाकथित देवदूत विरासत को तोड़ने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, जब तक किसी के पास प्रथम श्रेणी के देवता को कुचलने की शक्ति न हो। जैसे ही मैं आत्मा संत बनूंगा मेरे पास देवताओं का वध करने की शक्ति होगी। वो दिन दूर नहीं। उस समय मुझे उस मूर्ख महिला कियान रेंगशु की मदद करनी होगी, वरना अगर कियान डाओलियो मर गई तो वो फिर से रोएगी। इस समय कियान रेंगशु की आंखों में उदासी की एक झलक दिखाई दी, लेकिन चूबाई को उसके लिए इतना सोचता देखकर वो बहुत भावुक हो गई। हालांकि चूबाई अक्सर मुझे डांटता है, लेकिन मुश्किल समय में वो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। दादाजी सही थे, मुझे उसकी बिल्कुल भी याद नहीं आती। मेरी युवा महिला की सुंदरता को देखते हुए मुझे यकीन नहीं होता कि वो विरोध कर पाएगा। मेजबान ने शिकायत डायरी बनाने का काम पूरा कर लिया है और उसे जीवन का टॉबर मिल गया है। जब तक आत्मा जंतु इसमें अपना मूल डालेंगे, भले ही वो 100 साल का ही क्यों न हो, जीवन का टॉवर अपने मूल को पोषित कर सकता है। मास्टर, इसमें प्रवेश कर सकते हैं?
और अपनी क्षमता के अनुसार सबसे उपयुक्त आत्मावलय प्राप्त कर सकते हैं। 10 साल या यहाँ तक कि 1 लाख साल के आत्मावलय प्राप्त करने का भी मौका है। चूबाई अचानक खड़ा हो गया और फिर उसके चेहरे पर बेहद खुशी के भाव प्रकट हो गए। ये व्यवस्था वाकई मेरे दिल को समझती है। जीवन के टॉवर का प्रकट होना उस समस्या का पूरी तरह से समाधान करता है जिसका मैंने अभी जिक्र किया। जब तक आत्मा जंतु इसमें अपना मूल डालेंगे तब तक आत्मा जंतु का शिकार करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। कोई भी बस जीवन के टॉवर में प्रवेश कर सकता है और सबसे उपयुक्त आत्मा वलय चुन सकता है। चूबाई बहुत खुश था। अगले दिन एक ऐसी खबर फैली जिसने डुलुओ महाद्वीप को हिलाकर रख दिया। स्पिरिट हॉल के पवित्र पुत्र चूबाई ने अपना पदभार ग्रहण किया और स्पिरिट हॉल का नाम बदलकर डुलुओ फेडरेशन कर दिया, जैसे सभी शक्तियां उसमें समाहित हो गईं। इसमें शामिल होने वाली शक्तियां अब संप्रदायों या साम्राज्यों के रूप में नहीं बल्कि केवल परिवारों के रूप में अस्तित्व में रह सकती थीं। संघ में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार किया जाएगा। चूबाई का दर्जा भी दूसरों से श्रेष्ठ नहीं था। संघ में शामिल होने का स्वाभाविक अर्थ था कि उसका संरक्षण प्राप्त करना। सभी कानूनी नागरिक होंगे, उन्हें अब कुलीनों द्वारा शोषण की चिंता नहीं करनी होगी और सामान्य लोग भी आत्मारिंग प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि बुरे कर्म करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। इसलिए संघ विभिन्न प्रवर्तन दल स्थापित करेगा और एक बार पता चलने पर उन्हें कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे ही ये खबर फैली सभी पक्ष हिल गए, खासकर जब 9 ट्रेजर ग्लेज्ड लेजेड स्कूल और ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन ने अपने संघ में शामिल होने की घोषणा की तो कई छोटी छोटी शक्तियों ने भी अपने प्रवेश की घोषणा शुरू कर दी। ये छोटी सेनाएं मूल रूप से 2 महान राज्यों पर निर्भर थीं, लेकिन उन्हें कोई खास सम्मान नहीं मिला और वे केवल नाम मात्र के लिए ही 2 महान राज्यों द्वारा संरक्षित थीं। अब जब इतना अच्छा अवसर आया था तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से संघ में शामिल होने का निर्णय लिया। अंत में चूबाई ने जीवन के टॉवर के अस्तित्व की भी घोषणा की। ये केवल इतना कहा जा सकता है कि जीवन का टॉवर अभी तैयारी के चरण में था। जैसे ही ये पर्याप्त मात्रा में आत्मा जंतु मूल का अवशोषण कर लेगा, ये सबके लिए खोल दिया जाएगा। परिणाम स्वरूप अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल होते गए और जो लोग बहुत पसीना बहा रहे थे वो केवल 2 महान राज्य थे। इस बीच थियांग डाउ साम्राज्य के राजशाही महल में फ्लेंडर, उशियाओडांग और जू बेंग सभी मौजूद थे। जू बेंग का चेहरा चिंता से भरा हुआ था और वो बड़बड़ाता रहा, हमें क्या करना चाहिए? ज्यादातर लोग तो पहले ही डुलुओ संघ में शामिल हो चुके हैं। स्पिरिट हॉल की शर्तें बहुत ही आकर्षक हैं, लेकिन ये 2 महान राज्यों के लिए एक घातक झटका होगा। ये लोग वाकई घिनौने हैं। मुझे यकीन है कि ये लोग जो कहते हैं और जो करते हैं दोनों एक जैसे नहीं हैं। उशियाओगांग ने स्पष्ट रूप से कहा। अध्याय का अंत। अध्याय 138। जीवित प्राणियों के टावर की शक्ति। डुलुओ संघ स्पिरिट हॉल ने वाकई अपने पत्ते अच्छे से खेले हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये दुनिया के आम लोगों की भलाई के लिए है या अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए। स्टार लुओ साम्राज्य का शाही महल। दाई वेइसी ने गुस्से में पास की एक पत्थर के खंभे पर अपनी मुट्ठियां पटक दी। स्पिरिट हॉल वाकई घिनौना है। ऐसी खबर सुनाने मात्र से ही हमारे स्टार लुओ साम्राज्य से जुड़े कुछ छोटे शहर हमें छोड़कर चले गए हैं। पिता राजा, मुझे लगता है कि आपको मुझे सेना का नेतृत्व करने और स्पिरिट हॉल से मरते दम तक लड़ने का आदेश देना चाहिए। क्रोधित दाई वेइसी को देखकर स्टार लुओ के राजा ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर निराशा थी। स्पिरिट हॉल के सामने हमारी कोई सानी नहीं है। स्पिरिट हॉल को एक पत्र भेजो जिसमें चूबाई से पूछो कि क्या वो जुकिंग की खातिर हमारे स्टार लुओ साम्राज्य को छोड़ सकता है। हम गारंटी दे सकते हैं कि स्टार लुओ साम्राज्य उनके डुलुओ संघ का कभी विरोध नहीं करेगा। क्या ये जीवन का टावर वाकई इतना चमत्कारी है? संघ मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर सभी लोग जीवन के टावर को देख रहे थे, जो मानो रातों रात प्रकट हो गया हो, और वे सभी स्तब्ध रह गए। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि चूबाई को ये जीवन का टावर कहाँ से मिला, लेकिन जब उन्होंने इसके उद्देश्य के बारे में सुना तो वे सभी एक दूसरे को देखने लगे और उन्हें अविश्वास का गहरा एहसास हुआ। आत्मिक गुरुओं को सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मिक जानवरों का शिकार करना पड़ता है। ये एक अपरिवर्तनीय नियम बन गया है। और जीवन का टावर, क्या ये वास्तव में इस नियम को तोड़ सकता है? क्या मनुष्यों और आत्मिक जानवरों के बीच संघर्ष वास्तव में जीवन के टावर द्वारा हल किया जा सकता है? बीबी डोंग ने अपना सिर उठाया, जीवन के मंद चमकते हुए टावर को देखते हुए, और खुद से बुड़बुड़ाई, मैं पहले कोशिश करूंगी। चूबाई के बगल में एक अलौकिक आकृति प्रकट हुई। वो आह्यन थी। जीवन भूमि के प्रभाव में आह्यन की साधना और भी ऊंची होती गई और उसकी आत्मा रूप में प्रकट होने का समय भी बढ़ता गया। बीबी डोंग आह्यन को जानती थी और चूबाई के पास आह्यन को देखकर उसे एक क्षण के लिए समाधि का अनुभव हुआ।
दरअसल चूबाई की वजह से सभी जानते थे कि आह्यन अपनी पुरानी यादें खो चुकी थी और अब वो एक बिल्कुल नई इंसान थी। इसलिए सभी ने उसका बहुत ध्यान रखा, जिससे धीरे धीरे आह्यन इन लोगों के बीच सहज होने लगी और इस तरह वो प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होने का साहस कर पाई। आह्यन ने धीरे धीरे जीवन के बुर्ज में मूल शक्ति का एक झोंका डाला। नीले सुनहरे प्रकाश की एक लहर के साथ जीवन के बुर्ज से निकलने वाली चमक और भी तेज होती हुई प्रतीत हुई। बस इतना ही काफी है। चूबाई ने हल्की सी मुस्कान दी और बीबी डोंग को आंख मारी। बीबी डोंग तुरंत समझ गई और उसने जल्दी से एक ऐसे बच्चे को ढूंढ निकाला जो अभी अभी स्तर 10 के आत्मिक शक्ति तक पहुंच गया था। उसकी आत्मा आकाशीय नीला बैल है। नीले रजत सम्राट की आत्मा वलय को अवशोषित करना सबसे उपयुक्त होगा। चूबाई फिर बच्चे को जीवन के बुर्ज में ले गया। बाकी सभी उसके पीछे पीछे गए। फिर एक प्रकाश पर्दा प्रकट हुआ। हालांकि चूंकि वर्तमान जीवन बुर्ज में केवल नीले रजत सम्राट की उत्पत्ति थी, इसलिए प्रकाश पर्दा केवल नीले रजत सम्राट की ही छवि दिखा रहा था। मैंने इसे चुना है। बच्चे ने प्रकाश पर्दे पर नीले रजत सम्राट की ओर इशारा किया। जैसे ही प्रकाश ने उसे घेर लिया, एक क्षण बाद बच्चे के शरीर पर एक पीला 100 साल पुराना आत्मावलय प्रकट हुआ। ये दृश्य वास्तविक रूप से देखकर सभी को अब भी अविश्वास का गहरा एहसास हुआ। वास्तव में आत्मावलय प्राप्त करना संभव है। निंगरोंग की आंखें चौड़ी हो गईं, लगभग उसे लगा कि उसने गलत देखा। इस जीवन बुर्ज के साथ शायद भविष्य में आत्मिक जानवर और मनुष्य भी एक ही मोर्चे पर खड़े हो सकें। भीड़ में बीबी डोंग ने आप भरी, इसमें समय लगेगा। आखिरकार आत्मिक जानवर और मनुष्य पहले से ही असहनीय संघर्ष की स्थिति में है। यहाँ तक कि कुछ स्वाभाविक रूप से दयालु आत्मिक जानवर भी मनुष्यों से सामना होने पर सावधान हो जाते हैं। चूबाई ने असहाय होकर आह भरी और साथ ही आह्यन से कहा, धन्यवाद आह्यन, इसे मेरी साधना में इतनी तेजी से सुधार लाने का मेरा बदला समझो। आह्यन ने धीरे से मुस्कुराया और फिर धीरे धीरे विलीन हो गई। उसकी आत्मा उसके मुख्य शरीर में वापस लौट आई। चूबाई, ये है। जूकिंग चुबाई के सामने आया और उसे एक लिफाफा दिया। चुबाई क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने लिफाफे में लिखी सामग्री को देखा। वास्तव में ये स्टारलुआ साम्राज्य की ओर से एक शांति प्रस्ताव था। इसे पढ़ने के बाद चुबाई ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि जूकिंग की ओर देखा। ये पत्र अगर हमारे बीच विशेष संबंध ना होते तो मुझे डर है कि वे इसे मुझे भेजने की हिम्मत नहीं करते। जूकिंग, तुम क्या सोचते हो? जूकिंग के चेहरे पर संघर्ष के भाव दिखाई दिए, लेकिन वे जल्द ही गायब हो गए। उसने चुबाई से कहा, अब जब संघ स्थापित हो गया है तो साम्राज्यों का अस्तित्व वास्तव में अनुचित है, लेकिन क्या हताहतों से बचा जा सकता है? ये कहना कि उसे स्टारलुआ साम्राज्य से कोई लगाव नहीं था झूठ होगा। लेकिन जूकिंग भी जानती थी कि चुबाई जो अब कर रही है, दीर्घकालिक दृष्टिकोण से उससे केवल डुलुओ महाद्वीप को ही लाभ होगा। हाँ, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। कुछ दिनों बाद सभी फिर से चौंक गए, क्योंकि स्टारलुआ साम्राज्य भी डुलुओ संघ में शामिल हो गया। असल में क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि स्टारलुआ साम्राज्य को बलपूर्वक दबा दिया गया था, लेकिन ये खबर जल्द ही गलत साबित हुई, क्योंकि स्टारलुआ शाही परिवार को कोई नुकसान नहीं हुआ, जिसका मतलब था कि स्पिरिट हॉल में कोई नरसंहार नहीं हुआ था। इससे कुछ लोगों को ये भी समझ में आया कि स्पिरिट हॉल इस बार सचमुच सभी को शांतिपूर्ण तरीके से संघ में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता था। साथ ही चुबाई ने यह भी घोषणा की कि जब जीवन के टावर में पर्याप्त स्पिरिट बीस्ट ओरिजिन्स हो जाएंगे तो ये सबके लिए खुला होगा। जब तक वे संघ के सदस्य हैं, वे बॉटलनेक पर पहुंचने पर स्पिरिट रिंग प्राप्त करने के लिए आ सकते हैं। जाहिर है इसके लिए कुछ मेहनत करनी होगी। लिम्मुक उन लोगों से नहीं मिलना चाहता था जो बिना मेहनत के सिर्फ लाभ कमाना चाहते हों या जो दुष्ट हों, स्पिरिट रिंग मांगने के लिए जीवन के टावर में आ रहे हों। संघ के भीतर स्पिरिट हॉल अब भी मौजूद था, लेकिन उसकी स्थिति और शक्ति स्पष्ट रूप से कमजोर हो गई थी। वर्तमान स्पिरिट हॉल एक पर्यवेक्षक संगठन की तरह था, जिसका उपयोग संघ की स्थिरता बनाए रखने के लिए किया जाता था। स्वर्गधू राजा क्या अब भी संघ में शामिल होने को तैयार नहीं है? चुबाई ने उदासीनता से हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, मैं स्वयं स्वर्गधू राजा जाऊंगा। साथ ही मैं रास्ते में स्टारडू महाध्वन की भी यात्रा करूंगा। अब जब जीवन का टावर स्थापित हो गया है तो स्पिरिट मास्टर्स को स्पिरिट रिंग्स प्राप्त करने के लिए स्पिरिट बीस्ट का शिकार नहीं करना पड़ता है। बस अफसोस की बात है कि भाषा की बाधा है, इसलिए मैं उन स्पिरिट बीस्ट को मना नहीं पा रहा हूँ। मेरा अनुमान है कि केवल स्काइजिया और बुल पाइथन, टाइटन जायंट एप और शावू ही इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। मैं कल उस लड़की को देखने स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट जाऊंगा। इस समय शावू स्तब्ध रह गया, अचानक थोड़ा घबरा गया, मानो चुबाई के आने का अंदाजा ना हो। अध्याय का अंत। अध्याय 139। ये बहुत बड़ा है, इसे हटा दो। चूबाई मुझसे मिलने आ रहा है और जीवन का टावर क्या है? एक आत्मा गुरु? आत्मा जंतुओं का शिकार किए बिना आत्मावलय कैसे प्राप्त कर सकता है? ज़ियाओ वू उलझन में थी। एक आत्मा जंतु होने के नाते वो अच्छी तरह जानती थी कि आत्मा गुरुओं के लिए आत्मावलय प्राप्त करने का सबसे आम तरीका आत्मा जंतुओं का शिकार करना है। जहाँ तक अन्य तरीकों के अस्तित्व का सवाल है, ज़ियाओ वू की वर्तमान जानकारी के साथ वो निश्चित रूप से नहीं जानती होगी।
चूबाई का मतलब, क्या वो चाहता है कि मैं आत्मा जंतुओं और मनुष्यों के बीच संघर्ष को सुलझाने में उसकी मदद करूं? ये कैसे संभव है? कुछ आत्मा जंतु मनुष्यों को देखते ही उन्हें पहले मारने के लिए बेताब रहते हैं। ज़ियाओवू का चेहरा चिंता से भर गया। वास्तव में बेहतर यही होगा कि सिल्वर ड्रैगन किंग जो अभी सो रहा है, उसे ही यह काम करने दिया जाए। मुझे नहीं लगता कि आत्मा जानवरों के प्रतिष्ठित सहस्वामी के पास आत्मा जानवरों को आदेश देने का अधिकार भी नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि वो सो रही है और मुझे नहीं पता कि उसे कैसे जगाऊं। चलिए टाइटल जायंट एप और स्काई अज़्योर बुल पाइथन से शुरुआत करते हैं। आखिरकार ये दोनों स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट में प्रमुख आत्मा जानवर अधिपति हैं। उन्हें कई आत्मा स्वामी इकट्ठा करने में सक्षम होना चाहिए। अब डूलो महाद्वीप के एकीकरण में केवल स्वर्गडू महाद्वीप की कमी है। जहाँ तक सी गॉड द्वीप का सवाल है, ये केवल समय की बात है। इस यात्रा ने यह भी उजागर किया कि बोसाइसी एक दयनीय व्यक्ति है। वो सी गॉड स्वयं अक्षम था, फिर भी उसमें अपने ही महान पुजारी को दोषी ठहराया। सचमुच प्रभावशाली। एक बार जब सब कुछ तैयार हो जाएगा तो पूरा डुलो महाद्वीप संघ के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। तब तक आत्मिक प्राणियों के संबंध में कुछ नियमों की घोषणा करने का समय आ जाएगा। जीवन स्तंभ के उपयोग में आने के बाद आत्मिक प्राणियों का शिकार करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और निरीक्षण दल स्वाभाविक रूप से दंड देंगे। जाहिर है, स्वाभाविक रूप से दुष्ट आत्मिक प्राणियों के लिए स्वाभाविक रूप से उन्हें मारना ही विकल्प होगा। केवल इसी तरह मनुष्यों और आत्मिक प्राणियों के बीच संघर्ष को धीरे धीरे सुलझाया जा सकता है। ये प्रक्रिया स्पष्ट रूप से एक विशाल कार्य है। चूबाई के विचार में, स्वाभाविक रूप से दुष्ट आत्मिक प्राणी संभवतः केवल एक छोटा सा हिस्सा थे। हालांकि अधिकांश आत्मिक प्राणी मानव शिकार के कारण मनुष्यों के प्रति शत्रुता प्रदर्शित करने के लिए मजबूर थे, और इस शत्रुता को दूर करने के लिए एक अवसर की आवश्यकता थी। मुझे आश्चर्य है कि उस प्रेम विभल मूर्ख रियलम शाओवू ने इतने समय बाद क्या साधना की है। क्या वो अपने परिपक्वता के दौर में पहुंच गई है? अच्छा हुआ कि मैंने तांग सान को इतनी बुरी तरह पीटा है कि वो घर भी नहीं जा सकता, वरना मुझे सचमुच डर है कि शाओवू किसी दिन फिर से प्रेम विभल हो जाएगी और खुद को बलिदान कर देगी। शाओवू की दर्ज। क्या मैं सचमुच इतनी नासमझ हूँ? शाओवू ने चूबाई की डायरी की सामग्री देखी और महसूस किया कि वो सचमुच बिल्कुल नासमझ लग रही है। नहीं, ये सही नहीं है। वो ऐसा क्यों सोचेगा? शाओवू के शिकायती भाव देखकर आकाश नीला बैल अजगर और टाइटन जाइंट वानर ने, जो चुपके से पास ही में अपना सिर बाहर निकाला था, एक दूसरे को देखने लगे। दोनों पूरी तरह हक्का बक्का से दिख रहे थे। बड़े भाई, क्या बहन शाओवू सिजोफ्रेनिया से पीड़ित है? दूसरे भाई, मुझे लगता है तुम्हारी बात सही है। बड़े भाई, जब वो ऐसी होती है तो मुझे डर लगता है। अभी डरो मत, क्योंकि मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है। अब जबकि तांगसान एक आवारा कुत्ता है, मुझे आश्चर्य है कि जब वो सी गॉड आइलैंड से वापस लौटेगा और पाएगा कि उसके पास अपना कोई घर नहीं है, तो उसके चेहरे पर कैसा भाव होगा। स्वर्गडू महाद्वीप की इस यात्रा में एक और व्यक्ति भी है जिसे निपटाना जरूरी है। हमारे सम्मानित ग्रैंड मास्टर यू शाओगांग। बीबी डोंग और लियू अर्लोंग, दो बहुत अच्छी महिलाएं, वे दोनों बारी बारी से यू शाओगांग के प्यार में क्यों पड़ गईं? अगर तुम मुझसे पूछो तो तुम दोनों को मिलकर यू शाओगांग को मार डालना चाहिए। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि यू शाओगांग कोई अच्छा इंसान है? वो एक ऐसा आदमी है जो स्पिरिट हॉल एल्डर की उपाधि का इस्तेमाल हर जगह लोगों को ठगने के लिए करता है, स्पिरिट हॉल से स्पिरिट मास्टर की सब्सिडी लेता है, फिर भी कृपा दृष्टि चाहता है और फिर अपने शिष्य के साथ स्पिरिट हॉल को नष्ट करने की साजिश रचता है। ये पाखंडी चेहरा बिल्कुल तांगसान जैसा है। इस तरह के इंसान और उस इंसान में क्या फ़र्क है जिसने अश्लील किताबें लिखकर शुरुआत की, फिर प्रसिद्धि पाने के बाद सभी अश्लील किताबों को ऑनलाइन प्रतिबंधित कर दिया? ये सुनकर कि चूबाई यू शाओगांग से निपटने वाला है, बीबी डोंग और लियू अर्लोंग के दिलों में हलचल मच गई, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया ज्यादा जोरदार नहीं थी। इतनी सारी तकलीफों के बाद उन्होंने यू शाओगांग को बहुत पहले ही छोड़ दिया था। उन्हें अब जाकर एहसास हुआ कि वो कितने बेतुके थे, लेकिन उन्हें ऐसा होने की जरूरत नहीं थी। एक तो स्पिरिट हॉल का सर्वत्र प्रतिष्ठित सर्वोच्च पुजारी था और दूसरा एक उच्च स्तरीय बीस्ट स्पिरिट वाली एक सुंदर महिला। वो जहां भी जाते उन्हें चाहने वालों की कमी नहीं होती थी, फिर भी वे एक निकम्मे के लिए मरने को तैयार थीं। ये तो सरासर अपमान था। हालांकि लिटिल स्कम शायद अपने दोहरे मानदंडों के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है, जो समझ में आता है। कूदते रहो, पर ज्यादा देर तक नहीं कूद सकोगे।
अगर तुम्हें असुर देवता और समुद्र देवता का द्विदेव पद मिल जाए तो क्या होगा? अब तुम बिना सहारे के और डुलवो महाद्वीप पर तुम्हारे पैर रखने का कोई ठिकाना नहीं रह गया। डायरी समाप्त हुई। महिलाएं काफी भावुक थीं और जिन लोगों ने तांगसान से बातचीत की थी वे खुश थीं कि उन्होंने उसे छोड़ दिया, वरना वे अंततः बर्बाद हो जाती। सिस्टम ने रैंट डायरी निर्माण पूरा किया है। असली ड्रैगन अर्माबोन प्राप्त किया है। उम्र 5 लाख साल। एक और स्पिरिट बोन, और वो भी 5 लाख साल पुरानी स्पिरिट बोन प्राप्त करके चूबाई को भी लगा कि सिस्टम के हाल के पुरस्कार कुछ ज्यादा ही अच्छे थे। इतना अच्छा होने के कारण वो बेचैन हो गया। सिस्टम मुझे बाद में बस कुछ पत्ता गोभी या कुछ और तो नहीं देगा? हालांकि ये कहना होगा कि अब उसके पास 5 स्पिरिट बोन थी। उजड़ प्राचीन पशु की एक भुजा की हड्डी, काले महाराक्षसी दुष्ट देवता की एक धड़ की हड्डी, गहरे समुद्री दानव वेल मछली की एक खोपड़ी और सिस्टम द्वारा अभी पुरस्कृत चूबाई और सबसे छोटी प्रसिद्धि प्राप्त सिस्टम के पास 5वीं स्पिरिट बोन और सिंदूरी पक्षी के पंख थे। ये भी कम से कम 1 लाख साल पुरानी स्पिरिट बोन थी। इन 5 महान आत्मा हड्डियों ने चूबाई की शारीरिक शक्ति को भी एक भयानक स्तर पर पहुंचा दिया था। बिल्कुल नई सच्ची ड्रैगन भुजा की हड्डी को महसूस करने के बाद चूबाई आखिरकार संतुष्ट होकर सो गया। अगली सुबह जल्दी जैसे ही चूबाई बाहर निकला, उसने क्यान रेनचुई को देखा। तुम यहाँ क्यों हो? क्यान रेनचुई ने कहा। वो तुम्हारे लिए नाश्ता लाने आई है। क्यान रेनचुई ने तैयार नाश्ता चूबाई को दिया। क्या? चूबाई तुरंत दंग रह गया। नाश्ता? बड़ी बहन, क्या इस समय दोपहर नहीं है? चूबाई ने घड़ी की ओर इशारा किया। तभी क्यान रेनचुई ने देखा कि चूबाई के कमरे में पहले से ही कई खाली प्लेटें पड़ी थीं। क्यान रेनचुई की नजरों को भांपते हुए चूबाई ने समझाया। ओ, तुम्हारा मतलब ये है? दरअसल फियर आज सुबह ही सुबह मेरे लिए नाश्ता लाने आई थी। मैंने बस झपकी ली थी। क्यान रेनचुई। बस हो गया। क्यान रेनचुई अंदर ही अंदर निराश थी। बस हो गया। जोकिंग और निंगरोंगरोंग से हारना एक बात है, लेकिन मैं फियर से भी तुलना नहीं कर सकती। नहीं, अब से मुझे पहले आना होगा। क्यान रेनचुई के कब्ज भरे चेहरे को देखकर चूबाई थोड़ा असहज हो गया। बड़ी बहन, क्या आपको मासिक धर्म चल रहा है? तो मेरे पास मत आओ, शौचालय जाओ। थू थू, खाओगे या नहीं? क्यान रेनचुई में एक मुर्गी की टांग पकड़ी और सीधे चूबाई के मुंह में ठूंस दी, जिससे उसका गला लगभग घुट गया। ये बहुत बड़ा है, इसे बाहर निकालो। अध्याय का अंत। चूबाई के चेहरे पर निराशा है। अध्याय 140। अलविदा ज़ियाओवू। क्या तुम दोनों भी साथ चलना चाहते हो? चूबाई ने झुझु किंग और निंग रोंगरोंग को असमंजस से देखा। स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट जाने की उसकी योजना के बारे में किसी को पता नहीं था, इसलिए उसे समझ नहीं आया कि निंग रोंगरोंग और झुझु किंग को इतनी जानकारी क्यों थी। मैंने सुना है कि तुम स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट जाने की योजना बना रहे हो। निंग रोंगरोंग रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। क्या तुम सिस्टर ज़ियाओवू को ढूंढने जा रहे हो? अगर हाँ, तो ज़ूकिंग और मुझे तुम पर नजर रखनी होगी। ये कैसा तर्क है? चूबाई हैरान था। ज़ूकिंग ने गंभीर भाव से समझाया, क्योंकि अगर हम वहां नहीं होते तो ज़ियाओवू इतनी मासूम है, वो ज़रूर तुम्हारे झांसे में आ जाती। दरअसल हम यहाँ ज़ियाओवू को बदमाशों की पहचान करने में मदद करने आए हैं। निंग रोंगरोंग का चेहरा भी सख्त हो गया, जिससे चूबाई को एक पल के लिए लगा कि वो सचमुच बच्चों का अपहरण करने वाला एक खौफनाक चाचा है। ओ प्लीज़, ज़ियाओवू जाने कब से जिंदा है? वो मासूम कैसे हो सकती है? उससे ज्यादा मासूम कौन हो सकता है? चूबाई ने आंखें घुमाईं, लेकिन उसने निंग रोंगरोंग और झू किंग को मना नहीं किया। उसने सोचा कि वे भी ज़ियाओवू से मिलना चाहते हैं, क्योंकि उनकी आखिरी मुलाकात, खैर आखिरी बार ही थी। तो चलो अपना सामान समेटते हैं और चलते हैं। बाद में चूबाई की मुलाकात फियर से हुई। फियर अब एक स्पिरिट ग्रैंड मास्टर बन चुकी थी। उसके पास 2000 साल पुराने स्पिरिट रिंग थे। इसके अलावा स्लॉटर सिटी में इतने सालों से दबाई गई उसकी भयानक प्रतिभा आज़ाद होने के बाद सचमुच फिर से उभर आई थी, जिसे ईश्वर के क्षेत्र में उसकी साधना ने और भी मजबूती दी थी। उसकी साधना वास्तव में 30वें स्तर तक पहुंच गई थी। फियर की साधना की गति बहुत तेज है। इस रफ्तार से उसे आत्मा एल्डर बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, है ना? निंग रोंगरोंग ने विस्मय के भाव से कहा। क्या ये पतित देवदूत मार्शल आत्मा की प्रतिभा थी? तुम जा रही हो? फियर ने पूछा। हाँ, कुछ मामलों को सुलझाने के लिए जीवन के टावर को और अधिक आत्मा पशु मूल का परिचय देने की जरूरत है, इसलिए मैं स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट की यात्रा कर रहा हूँ। चूबाई ने सिर हिलाया। फियर अनिच्छुक लग रही थी, लेकिन उसने अपनी बात नहीं कही। तो तुम्हें सावधान रहना होगा, फियर ने धीरे से कहा। चिंता मत करो। चूबाई मुस्कुराई और सिर हिलाया, फिर चली गई।
चुबाई की पीछे हटती हुई आकृति को देखकर फियर आह भरने से खुद को नहीं रोक पाई, मानो खुद से कह रही हो, मेरी ताकत अभी भी बहुत कमज़ोर है। अगर मैं उसके साथ जाना भी चाहूं तो मैं सिर्फ एक बोझ बन जाऊंगी। स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट, मुझे यहाँ आए हुए बहुत समय हो गया है। हमारी तीनों बहनें आखिरकार फिर से मिलने वाली हैं, निंग रोंगरोंग ने उत्साह से कहा। स्ट्रेक में हालांकि तांगसान और बाकी लोग अच्छे लोग नहीं थे, फिर भी उनकी तीनों लड़कियों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। अब जब वे स्ट्रेक को छोड़ चुकी थीं, तब भी ये दोस्ती नहीं टूटी थी। स्टार लेक हमसे ज्यादा दूर नहीं है, चलो सीधे वहां चलते हैं। चुबाई ने जल्दी से दिशा पहचान ली और दोनों लड़कियों को वहां ले गई। जल्द ही उन तीनों के सामने एक बेहद खूबसूरत झील दिखाई दी। तब तक बहुत देर हो चुकी थी और स्टार लेक पर तारे बिखरे हुए थे, जिससे वह असाधारण शानदार लग रही थी। झील की सतह से धुंध की एक परत भी उठी, जिससे उसकी अलौकिक सुंदरता प्रकट हो रही थी। कितनी खूबसूरत जगह है, झूकिंग और रोंगरोंग एक साथ चिल्लाए, लेकिन जमीन जोर से कांप उठी और तभी टाइटन जायंट एप की विशाल आकृति उछलकर तीनों के सामने आ गिरी। वहां कौन जा रहा है? झूकिंग और रोंगरोंग टाइटन जायंट एप को देखकर चौंक गए। भाग्य से चुबाई की की ने उनकी रक्षा की, जिससे वे सीधे उसकी आभा से उड़ नहीं गए। तुम हो? टाइटन जायंट एप ने चुबाई को तुरंत देखा और उसे स्पष्ट रूप से पहचान लिया। झूकिंग, रोंगरोंग, एक अलौकिक आवाज आई। वह ज़ियाओगू थी। ज़ियाओवू ने झूकिंग और रोंगरोंग को देखा, आगे बढ़कर उन दोनों को गले लगा लिया। उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी। टाइटन जायंट वानर थोड़ा स्तब्ध रह गया और उसी समय आकाश नीला बैल अजगर भी पानी से बाहर आ गया, आहा भरते हुए। जब से सिस्टर ज़ियाओवू यहाँ पहले लौटी हैं, हमने सिस्टर ज़ियाओवू को इस तरह मुस्कुराते नहीं देखा। शायद सिस्टर ज़ियाओवू सही कहती थीं, इन इंसानों के साथ रहकर ही उन्हें सच्ची खुशी मिल सकती है। जब ज़ियाओवू और बाकी दोनों पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे, तो चुबाई आकाश नीला बैल अजगर और टाइटन जायंट वानर के पास गया। आकाश नीला बैल अजगर ने चुबाई को देखा और फुसफुसाया, लगता है तुम्हारी ताकत बहुत बढ़ गई है। ऐसा क्यों? मुझे तो तुम्हारी तरफ से खतरनाक आभा महसूस हुई थी। टाइटन जायंट वानर थोड़ा हैरान था। एक उपाधिधारी डोलू के सामने भी वह डला नहीं था, लेकिन अब उसे चुबाई से खतरा महसूस हो रहा था। इस दौरान मुझे बस एक मौका मिला है, मैं इस बार तुम दोनों को कुछ बताने आया हूँ। चुबाई ने सीधे अपना उद्देश्य बताया। चुबाई की कहानी सुनकर आकाश नीला बैल अजगर और टाइटन जायंट वानर काफी देर तक स्तब्ध रह गए। क्या आपको आत्मा के रिंग पाने के लिए आत्मा जानवरों का शिकार करने की जरूरत नहीं है? यह कैसे संभव है? क्या तुमने जो कहा वह सच है? आकाश नीला बैल अजगर ने पूछा, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि चुबाई ने जो कहा उसने उनके लंबे समय से चले आ रहे विश्वासों को पूरी तरह से उलट दिया। आत्मिक जानवर और मनुष्य असंगत क्यों थे? बस इसलिए क्योंकि मनुष्य उनका शिकार करते थे, उनकी साधना चुराते थे और उसका उपयोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए करते थे। अगर आत्मिक मास्टरों को अब आत्मा जानवरों की जरूरत नहीं होती, तो उनके बीच का संघर्ष कम नहीं हो जाता। यह सच है, हम गवाही दे सकते हैं। झूकिंग और रोंगरोंग आगे बढ़े और ईमानदारी से कहा। ज़ियाओवू ने चुपचाप चुबाई की ओर देखा। अपनी अच्छी बहनों को फिर से देखकर ज़ियाओवू भी बहुत अच्छे मूड में थी। डामिंग, अर्मिंग, मुझे उन पर विश्वास है, ज़ियाओवू बोली। सभी, तुम सचमुच बहुत मासूम हो। आपने सिस्टर ज़ियाओवू को कई बार बचाया है, इसलिए हम आपकी बातों पर विश्वास करने को तैयार हैं। बस आपने जो कहा वह सचमुच कुछ हद तक अविश्वसनीय है। तो क्या आप इस यात्रा से हमारी मूल प्राप्ति करने की कोशिश कर रही हैं? थोड़ी सी मूल प्राप्ति देने से हालांकि जीवन के लिए खतरा नहीं होगा, कुछ समय के लिए कमजोरी ही आएगी। हालांकि 100,000 वर्षीय आत्मा जानवर होने के नाते वे अपनी मूल प्राप्ति को आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई उनकी कमजोर स्थिति में उनका शिकार करे तो परिणाम गंभीर होंगे। यह मुख्य उद्देश्य नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि मैं आत्मा जानवरों और मनुष्यों के बीच के संघर्ष को सुलझाना चाहता हूं, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए शायद एकमात्र तरीका आप दोनों से शुरुआत करना है। चुबाई ने कुछ लाचारी से कहा, आप चाहते हैं कि हम आपके प्रवक्ता बने? आकाश नीला बैल अजगर का भाव अजीब था। चुबाई ने कंधे उचकाए। सच में? या तुम दोनों इस झील की तलहटी में सो रहे अजगर को जगाने में मेरी मदद कर सकते हो? यह सुनकर आकाश नीला अजगर और टाइटन जायंट वानर के हावभाव एकदम बदल गए। तुम्हें उसके बारे में पता है? मुझे थोड़ा बहुत पता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह इतनी जल्दी जागेगी। आसपास सन्नाटा छा गया। हमें तुम्हारी बातों पर पूरा यकीन नहीं है जब तक तुम मुझसे लड़ो नहीं। टाइटन जायंट वानर आगे बढ़ा, उसकी गहरी आवाज गूंज रही थी। क्या? ये कैसी सोच है? अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो तुम मुझ पर यकीन करोगे? अध्याय का अंत।